नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी समझौते हुए हैं वो सारे समझौते कवर करेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पर्यावरण के जो सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज हम केवल पर्यावरण समझौते वो हैं वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे और फैक्ट्स के साथ जानेंगे भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरणीय समझौते हैं ये कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। एक तो जेनेवा प्रोटोकॉल, ये 1925 में हुआ था। और आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेके भी याद रख लिए दोस्तों, तो सारे से इन समझौतों से संबंधित क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। लेकिन हम डिटेल के साथ इनको आगे पूरा डिटेल के साथ भी जानेंगे। तो सबसे पहले जेनेवा प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये 1925 में हुआ था। और ये प्रोटोकॉल है, ये रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर निषेध करता है। यानी ये रासायनिक और जैविक हथियार हैं, इनको कैसे रोका जाए या इनका उपयोग को कैसे रोका जाए, इसको निषेध करता है जेनेवा प्रोटोकॉल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जैसे कोरोना जैसी महामारी को जैविक हथियार बताया जा रहा है, तो उस पर्पज से देखते हुए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल, ये जैविक और रासायनिक हथियार हैं, इनको कैसे निषेध किया जाए, इनसे संबंधित है। फिर है स्टॉकहोम समझौता 1972। दोस्तों, ये पर्यावरण सुरक्षा हेतु समझौता हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि स्टॉकहोम सम्मेलन या समझौता का संबंध किससे है? पर्यावरण सुरक्षा से। फिर है साइट्स। दोस्तों, ये 1973 में हस्ताक्षरित हुआ था। और इसका जो साइट्स है, इस समझौते का क्या उद्देश्य था? वन्य जीव एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजाति। दोस्तों, ये आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये ध्यान रखना है। और वन्य जीव और वनस्पति यानी इसमें जीव जंतु दोनों, इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक समझौता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकता है, जिसमें इनके अंगों और जीवों, इनको रोकता है। हम कंप्लीट डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। फिर है आधारी समझौता। दोस्तों, ये 1989 में हस्ताक्षरित हुआ था। और ये खतरनाक निर्गमित कचरा के सीमा पार आवागमन और उनके निपटारे के लिए ये समझौता हुआ था। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि आधारी समझौता, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये खतरनाक जो निर्गमित कचरा है, इसका सीमा पार आवागमन और इसका निपटारा कैसे किया जाए, इसको रोकने के लिए ये आधारी समझौता हुआ था। ये पर्यावरणीय समझौते हैं सारे। और फिर वियना समझौता। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वियना समझौता 1985 में हुआ। और ओजोन संरक्षण हेतु ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ओजोन का संरक्षण कैसे किया जाए, ये सारे इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में हुआ। ये ओजोन परत को जो क्षीण करते हैं या कमज़ोर करते हैं, उन पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इसका जो संशोधित रूप है वो किगाली समझौता 2016 में अभी 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किगाली समझौता किससे संबंधित है या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनका संबंध। ये खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, जैसे HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको उत्सर्जन में कैसे कटौती की जाए, इसके रिगार्डिंग ये किगाली समझौता हुआ है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसी में संशोधन किया गया है। और दोस्तों, ये बाध्यकारी है, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है। तो हम अब इनको डिस्कस करते हैं पूरे कंप्लीट डिटेल के साथ। सबसे पहले हम जेनेवा प्रोटोकॉल की बात करते हैं। दोस्तों, जेनेवा प्रोटोकॉल है, ये रासायनिक एवं जैविक हथियारों को निषेध करने के लिए 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। तो जेनेवा प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है? रासायनिक और जैविक हथियारों को रोकने के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रासायनिक और जैविक हथियारों, इनको निषेध कैसे किया जाए, इनके लिए कौन सा समझौता है? जेनेवा प्रोटोकॉल। और 10 अप्रैल 1972 में जैव हथियार सभा के प्रस्तावों पर समझौता हुआ। और 1975 में ये प्रभावी हुआ। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये अप्रभावी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो जैव प्रयोगशाला हैं, इन पर निरीक्षण की व्यवस्था न होने के कारण अप्रभावी है। ये समझौता तो हुआ था, लेकिन जो जैव प्रयोगशालाएं हैं, इनके निरीक्षण की व्यवस्था, जैव प्रयोगशालाओं पर निरीक्षण ये करने है, पर निरीक्षण की व्यवस्था न होने के कारण समझौता अप्रभावी माना गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अप्रभावी क्यों रहा? क्योंकि प्रयोगशालाओं
इनके निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसमें जो समझौता हुआ है इसमें इनके जो रखरखाव है, प्रयोगशालाएं, जैसे जो चाइना में अभी वायरोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट था, उसमें वहाँ जैविक हथियारों को या जैविक जो भी उनके पास वायरस वगैरह थे उनको रखरखाव की निरीक्षण की व्यवस्था न होने के कारण ये अप्रभावी है। फिर हम बात करते हैं स्टॉकहोम समझौता 1972। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में, यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था और ये पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण पर सबसे पहले या विश्वव्यापी स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रथम प्रयास स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 में। और UNEP की बात करते हैं दोस्तों, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कई बार पहुंचता है SSC वगैरह में, तो इसका मुख्यालय नैरोबी में। आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय नैरोबी में है। फिर बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना, यानी पर्यावरण के प्रति आम जनता को प्रेरित करना और पर्यावरण के प्रति राजनीतिक चेतना जागृत करना इस स्टॉकहोम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों इसी सम्मेलन या समझौते में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। और कब घोषित किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून 1972 को। और दोस्तों इस स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसको हम 25 सूत्री घोषणा पत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने हेतु 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने जेनेवा और स्टॉकहोम दोनों सम्मेलन यहाँ पूरी डिटेल के साथ देखें। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो साइट्स। दोस्तों ये साइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार UPSC वगैरह में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो साइट्स ये 1973 में हस्ताक्षरित हुआ था और जो 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ था। ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोस्तों इसको वाशिंगटन समझौता भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो साइट्स हैं ये क्या है? ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये आपको ध्यान रखना है, यानी संकटापन्न प्रजाति हैं ऑफ वाइल्ड फन्ना एंड फ्लोरा, यानी जीव और जंतु और वनस्पति। फ्लोरा यानी वनस्पति और फना यानी जीव जंतु। तो इसमें जंतुओं और जो वनस्पति है इनके इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ये समझौता है और इसको वाशिंगटन समझौता भी कहा जाता है। वन्य जीवों एवं वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है और ये 1 जुलाई 1975 यानी 1975 को ये लागू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है ये। और ये समझौता जीवों एवं उनके अंगों का आपको ध्यान रखना है। कई बार लाइन फैक्ट्स के साथ इसमें पूछता है कि ये जीवों का संरक्षण या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध करता है। तो दोस्तों ये जीवों और उनके अंगों यानी वनस्पति और जीव जंतु हैं, उनके खुद जीवों पे भी और उनके अंगों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसका प्रतिबंधित करता है। और इसकी जो मीटिंग है या बैठक है दोस्तों वो 3 वर्ष में एक बार होती है। साइट्स इसकी बैठक 3 वर्ष में एक बार होती है। अब साइट्स की जो COP18 का आयोजन है वो जेनेवा में या जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है उसमें 28 अगस्त 2019 को इसकी COP18 की बैठक आयोजित हुई थी। हम फिर बात करते हैं COP17 की। तो दोस्तों 2016 में जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका का एक स्थान है, वहाँ ये आयोजित हुई थी। और जो COP19 है वो 2022 में सन जोस कोस्टरिका है, वहाँ आयोजित होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इम्पोर्टेंट ये है कि जो COP18 का साइट्स की COP18 ये बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये जेनेवा में आयोजित हुई और 28 अगस्त 2019 को आयोजित हुई थी।
तो दोस्तों ये साइट्स है, इसके बारे में आपने कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ा कि साइट्स क्या है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये वन्य जीव और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजाति यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये ध्यान रखना है। और इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक समझौता यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकता है, और ये उन जीवों के भी और उनके अंगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आधारी समझौता। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आधारी समझौता भी कई बार पूछा जाता है। आधारी, हम जैसे बात करते हैं कि आधारी तो ये कचरे से संबंधित है, यानी खतरनाक निर्गमित कचरों के सीमा पार आवागमन और उसके निपटारे के लिए आधारी समझौता हुआ। ये आधारित नहीं है दोस्तों, आधारी समझौता हुआ था। ये 1984 के सम्मेलन में, यानी इसी में 1984 के सम्मेलन में कचरा निर्यातों के तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्णय किया गया। इसी समझौते में आगे कोई सम्मेलन हुआ था, उसमें कचरा निर्यात को तत्काल प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद विनाशकारी कचरे का निर्यात में पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति को 1 जनवरी 1998 को प्रभावी तौर पर निषिद्ध यानी रोक लगा दिया गया। इस जो विनाशकारी कचरा है, इसका एक तो निर्यात और इसका दोबारा उपयोग और दोबारा पुनः प्राप्ति, ऐसे सारे कामों पर 1 जनवरी 1998 को प्रभावी तौर पर इसको रोक दिया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आधारी समझौता किससे संबंधित है? ये खतरनाक कचरा है, इसका सीमा पार आवागमन और इसका निपटारा कैसे किया जाए, इससे संबंधित ये आधारी समझौता है। उसके बाद वियना समझौता 1985। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वियना आपको ये ओजोन, ऐसे ध्यान रखना 3 अक्षर से, ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन संरक्षण से संबंधित समझौता है वियना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो भी ओजोन से संबंधित है, लेकिन वो ओजोन जो ओजोन को कमज़ोर करते हैं उन पदार्थों के संबंधित है, तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वियना समझौता की बात करते हैं। तो ये ओजोन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। और 1985 में वियना जो ऑस्ट्रिया है, उसकी राजधानी वियना में ये सहमति बनी थी और 1988 में ये वियना समझौता लागू हुआ था। ये ओजोन क्षरण पदार्थ ODS है, पर प्रथम सार्थक प्रयास था। इसके बाद 1995 में वियना सभा में ओजोन रिक्त कारकों पर एक समझौता हुआ। इसमें ओजोन के बढ़ते रिक्तीकरण को कम करने के लिए 3 ODS जो ये ओजोन को डिग्रेडेशन करते हैं या ओजोन का क्षरण करते हैं, उन पदार्थों जैसे CFC, HCFC और मिथाइल ब्रोमाइड, इनकी कटौती की शर्तें तय की गई थी इसमें। तो आपको वियना समझौता में मुख्यतः किन की कटौती तय की गई थी? एक तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, साथ ही मिथाइल ब्रोमाइड, इनकी कटौती पर शर्तें तय की गई थी। तो वियना समझौता ये ओजोन संरक्षण से। इसके बाद हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी ओजोन से संबंधित है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये दोस्तों कर लिख गया, ये पर है। ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, ये जो ओजोन को क्षीण करते हैं उन पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और उन पदार्थों जो ओजोन संरक्षण के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों को रोकने के लिए बनाई गई थी। यानी जो ओजोन का क्षरण करते हैं उन पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से कैसे उत्सर्जन को रोका जाए, जो ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको चरणबद्ध तरीके से कैसे रोका जाए, इसमें ये शर्तें तय की गई थी। तो 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 1989 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। फिर इसके बाद ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण को जो यानी ओजोन परत को जो क्षीण करते हैं उन पदार्थों के उत्सर्जन को किस प्रकार से कम किया जाए, ये इस पर एक समझौता था।
इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन किया गया, ये किगाली समझौता के नाम से जाना जाता है। हम इसको भी कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हाल ही में हुआ है और 1 जनवरी 2019 से ये लागू हुआ है। किगाली समझौता हाल ही में चर्चा में रहा। किगाली समझौता का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें जैसे HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके उत्सर्जन की कटौती हेतु एक समझौता है। और दोस्तों ये मुख्यतः ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसमें संशोधन है जो साझी किंतु भिन्न उत्तरदायी की अवधारणा पर आधारित है। और दोस्तों ये संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है। HFC के उत्पादन पर नियंत्रण के साथ इसके कारोबार पर लगाम लगाने की योजना बनाई गई है। यानी एक तो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसके उत्पादन को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके कारोबार पर कैसे रोक या लगाम लगाई जाए। साथ ही 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली में भारत सहित 197 देश इस पर हस्ताक्षर किए या इसको मान्यता दी गई। इसमें भारत भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है। और ये कब हुई, किगाली समझौता कब हुआ? 15 अक्टूबर 2016 को हुआ था और 1 जनवरी 2019 से ये लागू हुआ। इस किगाली समझौते में क्या क्या अवधारणा है ये आप देख सकते हैं कि इसके तहत एक तो विकसित देश हैं जैसे यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान आदि, ये वह वर्ष 2019 से ही HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कटौती प्रारंभ कर देंगे और वर्ष 2036 तक इसके उपयोग में 2010-12 के आधार पर यानी 85% तक कमी लाएंगे। यानी आधार वर्ष है 2010-12 से लेकर 2036 तक ये 85% तक की इसमें कमी करेंगे। फिर उसके बाद चीन, ब्राज़ील व अन्य देश हैं वो 2045 तक इसमें वही 85% कमी करेंगे, लेकिन आधार वर्ष उनका 2020 से 22 से लेके 45 तक इसमें ये कमी करेंगे। उसके बाद भारत, ईरान, पाकिस्तान, ये खाड़ी के देश हैं, ये 2028 से जो HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके उत्सर्जन में कटौती प्रारंभ करेंगे। यानी 2028 से आधार वर्ष और 2047 तक 85% तक इसके जो यूज है या उपयोग में 85% तक कमी लाएंगे। और आधार वर्ष 24-26 के आधार पे यानी 28 से स्टार्ट करेंगे कमी करना और 2047 तक ये देश ऐसे 3 स्तरों में बांटा गया है। इस प्रकार दोस्तों आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित सारे सम्मेलन है, पृथ्वी, रियो, ये सम्मेलन सारे हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।